नमस्कार। देश की बात की शुरुआत देश के दक्षिण छोर से। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चक्रवाती तूफान निवार का असर दिख रहा है। चेन्नई सहित कुछ शहरों में तो सुबह से ही बारिश हो रही है। ये अब तेजी के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। खतरे के मद्देनजर तीनों राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। बंगाल की खाड़ी में निवार बेहद खतरनाक तूफान में तब्दील हो रहा है। 7 तटीय जिलों में बसों की आवाजाही पर तो कल से ही रोक है। आज शाम तक इसके तमिलनाडु के तटों से टकराने की आशंका है। यहाँ बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल। निवर जो तूफान है उसकी जो दस्तक आप देख पा रहे हैं। चेन्नई में जो तमाम जो यहाँ पे बाज़ार हैं, घर से जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तमाम दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई है। जो ये तूफ़ान है इसको बहुत ही एक ख़तरनाक तूफ़ान बताया जा रहा है, जो कि इसकी तीव्रता वो 145 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इस वक्त चेन्नई से कुछ 214 किलोमीटर दूरी बनाए रखा है ये तूफ़ान, और इसके अलावा जो पुदुचेरी है वहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे ये तूफ़ान इस वक्त है। यानी 11 किलोमीटर की जो रफ्तार इस तूफ़ान की है, ये जब तट को हिट करेगा उस दौरान इस तूफ़ान की जो रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 145 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ चली जाएगी। अगर ये तूफ़ान 8:30 बजे तक हिट कर जाता है चेन्नई को, तो इसकी वजह से जो नुकसान होने वाला है शहर को वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये तूफ़ान कुछ देरी बनाने के बाद यहाँ पहुँचता है, यानी मध्य रात्रि या फिर कल सुबह ये शहरों को टच करता है, तो शायद इसकी तीव्रता कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाने की एक और ये बात है कि जब ये तूफ़ान चेन्नई या फिर पुदुचेरी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो ये तूफ़ान है वो बनाने वाला है, यानी जो पुदुचेरी है वो एक पहला शहर होगा जहाँ पर ये तूफ़ान हिट करेगा। तो जब ये तूफ़ान वहाँ पर हिट करेगा उसके बाद 6 घंटे तक इसका असर पूरे तमिलनाडु के उन तमाम इलाकों में दिखाई देगा जहाँ पर ये जो तूफ़ान है ये क्रॉस करने वाला है। तूफ़ान कहाँ कहाँ क्रॉस करेगा मैं आपको वो भी बताता हूँ। इस तूफ़ान की चपेट में कई तमिलनाडु के शहर आने वाले हैं, जैसे कि महाबलीपुरम, कडलूर, पुदुचेरी, विलुपुरम, कारेकाल और चेंगलपेट। चेंगलपेट एक ऐसी जगह है जो कि सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। तमिलनाडु की सरकार ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम यहाँ पर करे गए हैं। पुदुचेरी की अगर आप बात करें, कुछ 18 ऐसे गांव हैं जो तट पर हैं, उन तमाम गांवों को खाली करा लिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें जो चेन्नई और पुदुचेरी में रिलीफ सेंटर्स की अगर आप बात करें, तो 96 रिलीफ सेंटर्स पुदुचेरी में बनाए गए हैं और 126 रिलीफ सेंटर चेन्नई में बनाए गए हैं। तकरीबन 30 जो नेशनल डिज़ास्टर की जो टीम होती है वो 30 पुदुचेरी में है और 12 ऐसी टीमें जो चेन्नई में भी इन लोगों ने लगाई हैं। चेन्नई के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पाडी पलनीस्वामी जी, और जो पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं नारायण स्वामी जी, इन दोनों ने ही लोगों से दरख्वास्त करी है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। देखिए, तमिलनाडु में इस तरह का तूफान पहली दफ़ा नहीं आया है। इससे पहले भी यहाँ के लोगों ने इस तरह के तूफानों का सामना किया है। जैसे कि 2016 में आया था वर्दा तूफान, जिसकी जो तीव्रता थी वो थी 130 किलोमीटर। उसके बाद 2017 में ओकी तूफान आया था जिसकी तीव्रता 155 बताई गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर इसने तबाही यहाँ पे मचाई थी। इसके बाद जो आखिरी तूफान तमिलनाडु ने झेला था वो था गाजा, जो कि आया था 2018 में, और इसकी तीव्रता दर्ज करी गई थी 128। और जो कि अब ये तूफान आने वाला है निवर, इसकी जो तीव्रता बताई जा रही है वो है 120 से लेके 145 किलोमीटर पर घंटा। ये जो तूफान की जो तीव्रता जो बताई जा रही है, जिसका अंदेशा यहाँ की सरकार को पहले से ही है, और इस सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरे मसले को संभालने की कोशिश करी है। जगह जगह रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जो गांव हैं उनको खाली करा दिया गया है। तकरीबन
26 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि अब कैंसिल हो चुकी हैं, यानी चेन्नई जो आने जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थीं उनमें से 26 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ की सरकार ने इस पूरे मसले को हैंडल करने की कोशिश करी है, उसके लिए जितने भी प्रिपरेशंस करे हैं, ये जब तूफान आके चला जाएगा उसके बाद ही पता पड़ेगा कि सरकार की जो जितनी भी ये मेहनत है ये काम आई या फिर नहीं आई। आशा करते हैं कि ये तूफान जो है ज़्यादा तबाही ना मचा के जा सके, क्योंकि पुदुचेरी में एक तरह से सन्नाटा हमको देखने को मिल रहा है और वही सन्नाटा शायद तमिलनाडु के लोगों में भी है। यहाँ पर लोगों की बिल्कुल ही जो आवाजाही है वो एक तरह से बंद हो चुकी है। तो चक्रवाती तूफान के डर के बाद अब बात कोरोना की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने कोविड को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन नहीं कर सकेंगी, लेकिन कोरोना पर काबू के लिए राज्य सरकारें रात का कर्फ्यू लगा सकती हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास। नीता, जो आज सरकार ने कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या क्या अहम है इसमें? निधि, इसमें डिसिप्लिनिंग ऑफ द क्राउड, रेगुलेशन ऑफ द क्राउड को लेकर ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों ये जो सरकार का साफ तौर पर मानना है कि जो पिछले दिनों फेस्टिवल सीजन था उस दौरान जो है वो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़े हैं। कई शहरों में, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में जो पोल्यूशन लेवल है उसके कारण जो है वो एग्रवेट हुए हैं। तो उन्हें किस तरह से रोका जाए उसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी जो है वो ज्यादा जोर देती है। क्राउड रेगुलेशन के ऊपर ये ज्यादा जोर देती है। जो वीकली बाजार्स हैं उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर जो है वो नई गाइडलाइंस इशू करेगी। ये भी कंटेनमेंट जोन्स की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर जो है वो गाइडलाइंस तवज्जो देती है। जैसे कि जो पहले आप होम आइसोलेशन में अगर आप रहते थे तो देखते थे कि वो व्यक्ति के जितने भी कॉन्टैक्ट थे वो ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट तरीके से वो है गाइडलाइंस का पालन नहीं करते थे। अब इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो भी उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें भी 14 दिन तक संक्रमित रहने की जरूरत है और उनका जो टेस्ट है 72 घंटे के अंदर होना जरूरी है। साथ में ये भी बोला गया है कि जो राज्य हैं वो अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा नहीं सकते। हाँ, अगर उनको जरूरत पड़े डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो नाइट कर्फ्यूज जो हैं वो जरूर जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। साथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में इस गाइडलाइंस पे तवज्जो जो है वो दी गई है। बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो है वो जरूरी है। अगर नहीं है तो लोकल अथॉरिटीज के पास ये जो है कानून के तहत उन्हें इख्तियार दिए गए हैं कि वो जो है एक्शन ले सकते हैं। और लोकल अथॉरिटीज को जो है जिम्मेदार बताया गया है कि अगर ये इनका पालन नहीं करते हैं। बिल्कुल नीता, हमने इस तरह की सख्ती देखी है दिल्ली में जिस तरह से फाइन लगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने किसानों की। पंजाब के किसानों का प्रदर्शन फिर से तेज हो गया है। इसका मकसद अब दिल्ली तक पहुंचना है। अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर इनके आगे बढ़ने की कोशिशें जो हो रही हैं उनको लगातार रोका जा रहा है। किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े आज। हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है और ये तमाम तस्वीरें हैं जो लगातार आ रही हैं। आपको ये बता दें कि ये उस समय की तस्वीरें जब ये किस तरह से किसानों ने पूरा जो हाईवे है उसको ब्लॉकेड किया था। एक वो तस्वीरें भी आई जब इनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वो दृश्य भी आए जब इन किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ा और वो आगे बढ़े। अब ये आगे दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं। पंजाब के किसानों में खासा रोष है। हालांकि एक समय ये भी बात आई थी कि इनसे बातचीत होगी तो ये मानेंगे और फिर बाद में सोचेंगे, लेकिन अब आज फिर से ये जो किसानों का आंदोलन है वो तेज़ हो रहा है और सरकार भी इस पर पूरी तरह से, हरियाणा की सरकार काबू पाती भी दिख रही है। तो जो हाईवे पे जो जिस तरह से आवाजाही है उसका खासी तरह से उस पर फ़र्क पड़ने वाला है। कोशिश करते हैं अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली से बात करने की और उनसे समझने की कि ये वाकई में जो हाईवे पर जो स्थिति है वो किस तरह से बनी हुई है और किसानों का जो मसला है वो कहाँ पहुँच रहा है, क्या वो दिल्ली तक पहुँच पाएंगे? क्योंकि अगर बॉर्डर पे इस तरह से सख्ती है तो वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा।
गजाली, इस समय क्या स्थिति है और जो ये किसानों का आंदोलन है किस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, अभी स्थिति ये है कि सुबह से किसान जो हैं, हरियाणा के किसान बेसिकली अंबाला से चले, उनके ऊपर वाटर कैनन मारा गया, उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, अंबाला से जाने की इजाजत मिल गई या चल पड़े, वहां से कुरुक्षेत्र पहुंचे, वहां भी यही हाल हुआ, वाटर कैनन उनके ऊपर चलाया गया, बैरिकेड तोड़ा और अब किसानों का एक पूरा लंबा जो ग्रुप है वो करनाल जिले की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं आज उनके रात में रुकने का जो प्रोग्राम है वो पानीपत या सोनीपत के हाईवे पर ही रुकेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि पंजाब के जो किसान हैं वो कल दिल्ली के लिए मार्च करेंगे और इस वजह से हरियाणा और पंजाब के जितने सीमावर्ती इलाके हैं जो बॉर्डर सेम है कई जिलों के, जैसे पटियाला है, हरियाणा का जिंद है, अंबाला है और पटियाला पंजाब का जिला है, तो ऐसे इलाकों में जो है सुरक्षा कड़ी की गई है और जो बॉर्डर है वो सील किया गया और बॉर्डर के दोनों तरफ पंजाब की तरफ किसान डटे हुए हैं कि कल वो चलेंगे और पंजाब के कई जिलों से बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो ट्रैक्टर लेके और उसमें हफ्ते 10 दिन का राशन लेके और गर्म कपड़े लेके चल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, यहाँ पर तापमान भी थोड़ा नॉर्मल से कम है। तो कल जो है हम ये उम्मीद है कि कल उनको पुलिस रोकने की जरूर कोशिश करेगी, जैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था। आज हमने ये देखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि किसानों को रोका जाएगा, लेकिन फिलहाल सुबह से स्थिति जो नेशनल हाईवे पे है, फिलहाल मैं अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे खड़ा हूँ, इसी रास्ते से जो है किसान सुबह अंबाला से कुरुक्षेत्र और फिर करनाल की तरफ कूच कर चुके हैं। सुबह यहाँ पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई लेकिन किसान नहीं माने और अब वो कुरुक्षेत्र के बाद अब करनाल की तरफ चल चुके हैं। तो वहाँ भी जो चौकसी है या पुलिस की जो बंदोबस्त है, तैनाती बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लगते हुए जो हरियाणा के ज़िले हैं उनमें कई में जो है धारा 144 भी लगाई गई है, लेकिन उन ज़िलों के दूसरी तरफ पंजाब का जो ज़िला है वहाँ पर जो है किसान जो है अभी भी डटे हुए हैं। तो फिलहाल माहौल ये है कि किसान काफ़ी संख्या में, हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और पंजाब के किसान जो हैं वो कल उनको ज्वाइन करेंगे अगर वो हरियाणा में एंटर कर पाते हैं तो। बिल्कुल मोहम्मद गजाली, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नज़र बनाए रखें आप हालात पर। तो देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे भोपाल। गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों में कई गुना ज्यादा देखा जा रहा है संक्रमण, एक रिपोर्ट। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष कर रहे संगठन ने कोरोना महामारी के दौर में यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की है। संगठन का दावा है कि आम लोगों के मुकाबले 6.5% गुना ज्यादा गैस पीड़ित लोगों को कोरोना हुआ है। शकीलाबाई, सावित्रीबाई, मुन्नी, केसरबाई। भोपाल शहर में गैस पीड़ितों की तादाद लाखों में है, सबकी अपनी मुश्किलें। कोरोना के वक्त एक बड़ी दिक्कत यह है कि गैस पीड़ितों के फेफड़े पहले से कमज़ोर हैं। ऐसे में इनके लिए संघर्षरत संगठनों का दावा है कि भोपाल में कोरोना की वजह से 56% मौतें गैस पीड़ित आबादी में हुई। ये भोपाल ज़िले की आबादी में संक्रमितों का 17% है। 2020 में भोपाल में गैस पीड़ितों की संख्या 4,63,050 है, जिसमें से कोरोना से 450 लोगों की मौत हुई। इनमें से 254 गैस पीड़ित थे। कोरोना की मृत्यु दर के हिसाब से गैस पीड़ित आबादी यानी 4,63,050 में होने वाली मौतों की संख्या 74%। गैस पीड़ित आबादी में कोरोना की वजह से हुई मृत्यु दर आम आबादी से 6.5% ज़्यादा है। आंकड़ों से जो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और जिस बात का पर्दाफाश हो गया है कि सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो पिछले 35 साल से ये झूठ बोलती आई है कि गैस पीड़ितों को मात्र अस्थायी क्षति पहुंची है। इन मौतों की भरपाई डाउ केमिकल कंपनी से करवाई जाए। डाउ केमिकल कंपनी और यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ जो सर्वोच्च न्यायालय में सुधार याचिका पेंडिंग है, उसमें हमारी सरकार सही आंकड़े बताए। जिनकी मौत हो गई उनकी तकलीफ पीछे छूट गई, जो जिंदा रह गए उनकी अपनी तकलीफ है। लगभग 80 साल की शकीला भी क्या काम करेंगी। केसरबाई की सांस फूलती है। मुन्नी, सावित्री उन हजारों महिलाओं में से एक हैं जिनके पास नेता राखी बंधवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर भूल जाते हैं।
साल भर हो गया साहब, वो पेंशन मिलती थी वही बंद कर दी है। लॉकडाउन लगा जब से हमारे को इतनी परेशानी है कि हमारे टाइम फिर रोटी बातें भीख मांगना पड़ती है। और बीमार सांस फूल रही है, कमर टूट रही है, हाथ पाँव टूट रहा है। हमारे से काम धंधा क्या बने हमारे से, हमारे बच्चे के भी यही हालतें हो रही। क्या खाए हम ये बताओ। मुख्यमंत्री बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहा है, बस वो बंगले में आराम कर रहा है। गैस पीढ़ी को नहीं देख रहा, आके देखे तो हमारी पोजीशन कि हमारा क्या हाल है। 1000 रुपया महीना मिलता था तो वो सरकार के कमी आ गई, वो भी बंद हो गया। साल भर हो गया हम लोगों को। गल्ला कितना देता? 5 किलो, 1 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, वो भी ऐसे देते कि आधा कचरा निकलता उसमें, वो भी नहीं। तो इतनी सरकार अंधी हो गई। अब वोट आएगा जब आज आएगा हाथ पाँव जोड़ने को। 1 साल से हो गई जब से पेंशन नहीं मिली। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बीमार बनी रहती हूँ। चलते फिरते भी नहीं बनता मुझसे। कौन किसको खाने दे रही है, कौन किसको वो कर रही है। परेशान हूँ मैं तो खुद ही। गैस निकला जब से बीमार रहते हैं और आँखों से तो दिखता नहीं है। अब सरकार ने आके बोला था कि लगे राखी बंधवा ली हम सबसे, और बोला था कोई परेशानी आने नहीं देंगे क्या लगे ना। अब जब से देखने के लिए आए ना कुछ करने के लिए आए कि आपको विधवाओं को कोई मदद मिलेगी, तो कोई मदद नहीं मिली हम लोगों को जब से है। और वादे किए कि गैस काट के पैसा भी मिलेगा, गैस की पेंशन का भी बंद नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं दे रहा है अब, और बंद और कर दी पेंशन। राशन छीलते तो 25 रुपये में सुबह से शाम तक छीलते। बच्चे भी बेरोजगार बेचारे, वो भी परेशान हैं। उनके बच्चों को दें कि हमको दें। ये बिजली वाले अगर परेशान करते हैं, नगर निगम वाले हैं तो वो परेशान करते हैं। 2 नहीं नल काट देंगे, और मकान का टैक्स दो। अब बताओ हम 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये वो कहाँ से दें। 500-600 रुपये नल के दो, 500-600 रुपये बिजली के बिल के दो। वो मजदूरी कोई है नहीं, ना हमारा मुआवजा है, ना मरेगा है, ना जिंदा का है। गैस पीड़ितों के लिए संघर्षरत संगठनों की मांग है कि 90% प्रभावितों को अस्थायी रूप से बीमार मानकर 25,000 रुपये का मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। पता नहीं अदालतें या सरकार उनकी बात सुनेगी या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल सरकार की प्राथमिकताएं गाय लव जिहाद पर कानून है। ऐसे में राजधानी में तड़प रहे इन लोगों की बात वो भी नहीं सुन रहे जो हाल में ही विपक्ष में रहते हुए गैस पीड़ित विधवाओं से राखियां बंधवा कर आए थे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में चोरी के मामलों में काफ़ी कमी देखी गई मुंबई में, लेकिन अब ये मामले कई गुना बढ़ गए वहाँ पे। मुंबई के सुरक्षित रिहायशी इलाकों में भी दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। दुकानों के और दुकानदार उनका ये कहना है कि किस तरह से जो काम के लिए भटकते मजदूर हैं कहीं वो तो नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस बेरोजगारी के मामले जो हैं आंकड़े हैं उन पर गौर कर रही है। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी की कई शिकायतों के बीच लूटपाट के मामलों ने तेजी पकड़ी है। मुंबई शहर में चोरी और घरों दुकानों में घुसकर चोरी के मामलों के आंकड़े देखें तो अप्रैल मई में लॉकडाउन के दौरान से अब तक मामले 4 से 5 गुना बढ़े हैं। अप्रैल महीने में 100, मई में 100, जून में 231, जुलाई में 386, अगस्त में 453, सितंबर में 457 और अक्टूबर में तेजी दिखाते हुए 556 मामले दर्ज हुए हैं। शहर के सुरक्षित रिहायशी इलाकों के दुकानदार भी अब ज्यादा सावधान हैं। गोरेगांव ईस्ट में सुपरमार्केट के मालिक दामजी भाई कहते हैं कि रात में ताला तोड़कर चोर 7,000 ले उड़ा। हैरान है क्योंकि इस इलाके में इस तरह की चोरी पहले नहीं देखी गई। दुकान के आसपास काम मजदूरी के लिए भटक रहे लोगों का इसमें हाथ मानते हैं। लॉकडाउन के वजह से ऐसा ही करफोड़ी चोरफोड़ी ऐसे होते रहती है अभी मार्केट में। इसको प्रेम मजदूर जो है काम नहीं करते हैं, जो अभी काम नहीं मिल रहा है वैसे लोग कोई चोरी करके चले जाते होंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है ओम मार्केट। ठीक इसी तरह से देर रात ताला तोड़कर चोर करीब 10,000 ले उड़ा। अब दुकान में पैसे नहीं रखते। 8 साल में एक ही बार हुआ था अब तक तो चोरी, पर वो भी कुछ उसको मिला नहीं। थोड़ा बहुत फटा हुआ नोट था तो वो मिला उनको। फिर उनको कंप्लेंट की है, वो बोले ढूंढ रहे हैं हम लोग, अभी कोई दूसरा मिला नहीं है वैसा अब तक उसको उनको। मुंबई पुलिस कहती है लॉकडाउन की तुलना में मामलों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन बेरोजगारी से सीधे कनेक्शन पर स्टडी चल रही है। लॉकडाउन जब तक थी तब तक तो बहुत बड़ी डिप दिखी थी। जैसे ही लॉकडाउन मेजर्स में थोड़ा
छूट मिलना शुरू हुआ है सरकार की तरफ से विद द एसोसिएटेड डिक्रीज इन पुलिस प्रेजेंस, जो फिगर जो है वो वापस रेगुलर लेवल तक बढ़ने लगी है। स्पेशल टाइप ऑफ केसेस अगर है, इसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि राशन की दुकान से चोरी हो रही है, तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और सारे पुलिस स्टेशन को इस फैक्टर को अलर्ट करके उनके यहाँ ऐसा कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्राइम है क्या देख के उसको लोकली एड्रेस करना पड़ेगा। कई मामलों में कम रकम और छोटी चोरियों के चलते लोग पुलिस तक शिकायत नहीं पहुंचा रहे हैं और खुद ही दुकानों घरों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। इसी बीच शहर लौट चुके काम के लिए भटकते मजदूरों की बढ़ती संख्या पर भी ध्यान जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे खबर लखनऊ से है। मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक याद की जाएंगी उनकी प्रगतिशील सोच। देश की बात में खबर लखनऊ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर कल्बे सादिक का मंगलवार रात लखनऊ में निधन हो गया। उनके जनाजे में आज जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा। वो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन हिंदुओं को सौंपकर भाईचारा कायम किया जाए। वो 3 तलाक के खिलाफ थे और फैमिली प्लानिंग की हिमायती। उनकी विचारधारा याद की जाती रहेगी। कमाल खान की रिपोर्ट। मौलाना कल्बे सादिक के जनाजे में आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। हर आंख में आंसू थे और हर दिल गम से भरा हुआ था। वो एक ऐसे धर्मगुरु थे जिनका कहना था कि मुसलमानों को आज मस्जिदों की नहीं बल्कि स्कूल की ज़रूरत है ताकि वो तालीम याफ्ता हो सकें। वो बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि स्कूलों से लेकर के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तक कायम की ताकि लोग पढ़ सकें। उनका कहना था कि पाकिस्तान इतना पिछड़ा इसलिए है कि उन्होंने वहाँ पे स्कूल नहीं बनाए, मस्जिदें वहाँ पे बनाई। उन्होंने मुसलमानों के शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पे काम किया। वो एक तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट चलाते थे जिसमें गरीब मुस्लिम बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाता था। उनके स्कूल कॉलेजेस में हज़ारों की तादाद में गरीबों के बच्चे मुफ्त पढ़ते थे। उनकी फ़ीस माफ़ थी। उनकी किताब, कॉपी, स्टेशनरी, टिफ़िन, यहाँ तक कि स्कूल बस का ख़र्चा भी उनकी तरफ से दिया जाता था। वो एक बहुत प्रगतिशील मौलाना थे। उनका कहना था कि 3 तलाक गैर इस्लामी है। उनका मानना था कि मुसलमानों में बर्थ कंट्रोल होना, फैमिली प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका मानना था कि ईद मनाने के लिए चांद देखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लैनेट है अपने ऑर्बिट में एक प्री डिटरमिन्ड स्पीड में घूम रहा है। अगर आपको चांद नहीं भी दिखता है तो भी चांद की वो पोजीशन उस दिन मौजूद होती है। लिहाजा लूनर कैलेंडर देख करके ईद की तारीख़ तय कर लेनी चाहिए। उनका मानना था कि को एजुकेशन होना चाहिए। उनका मानना था कि शादी के पहले लड़के और लड़की को मिलना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। उससे शादी के बाद तलाक नहीं होंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें जिन्हें तमाम कट्टरपंथी लोग इस्लाम समझते हैं, मौलाना का कहना था कि ये गैर इस्लामी हैं। उन्होंने मुसलमानों में रिफ़ॉर्म के लिए और उनकी शिक्षा के लिए जितना काम किया, लगता नहीं कि हाल के दिनों में इतना बड़ा काम किसी ने किया होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश कुमार गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे राजस्थान। वहां पर शादियों के लिए क्या है नियम, बताएंगे। जयपुर में अगले कुछ दिनों में 3000 से ज़्यादा शादियां होंगी, लेकिन कोरोना के माहौल में सरकार को ये भी चिंता है कि कहीं शादियों के कारण कोरोना और ज़्यादा ना फैले। इसे देखते हुए शादियों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के मुताबिक शादी में मास्क पहनना ज़रूरी होगा। बारात सड़क पर नहीं निकल सकती है। शादी में मेहमान 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। 100 से ज़्यादा मेहमान होने पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस माहौल में कैसे हो रही है शादियाँ, देखिए जयपुर से ये रिपोर्ट।
शादी का सीजन है और बढ़िया सावे भी हैं, लेकिन कोरोना के चलते शादियों में वो रौनक कुछ कम नजर आ रही है। मेहमान कम है और हर जगह मास्क दिखाई देता है, लेकिन जो शादी करने जा रहे हैं वो इन सब मापदंडों को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। सबका नहीं होना बुरा लगता है, नहीं आ पाए, पर कोविड जैसी बीमारी देखते हुए लोग को डर लगता है आने में, और रिस्ट्रिक्शन भी है कि उतने गिनती के लोग हो सकते हैं, पर जितने अगर कम भी आए हैं तो सब क्लोज हैं, तो अच्छा है ऐसे। जयपुर में 4000 से ज़्यादा शादियां होंगी 25, 27 और 30 को, लेकिन साथ साथ राज्य में कोरोना की दर भी बढ़ रही है। रोजाना 3000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं राजस्थान में, जहां सबसे ज़्यादा 600 से अधिक केस दर्ज हो रहे हैं सिर्फ जयपुर में। और जिनका धंधा शादी से चलता है, जाहिर है उन्हें सतर्क रहना और भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम जिस यजमान की पूजा कराने जाते हैं, सबसे पहले बड़ी आसन होना चाहिए और सबसे पहले मास्क जरूरी होता है। शादियां बहुत तगड़ी है, आज की कम से कम 4-5 हज़ार शादियां हैं। उसी हिसाब से हम भी सबको इसे गाइड करते हैं, जिसको भी हम भेजते हैं पूजा के अंदर भी ये कहते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, और पूजा के अंदर हम विशेष कुछ भी नहीं रखते हैं किसी को भी, खाली कन्या के माता पिता हो और कन्या हो खाली हो। लेकिन शादियों से कोरोना फैलेगा, इसको लेकर सरकार ने कुछ निर्देश जरूर जारी किए हैं। सड़क पे बारात ले जाना मना है, मास्क जरूरी है और शादी की वीडियोग्राफी भी हो ताकि नियमों के उल्लंघन पे नजर रखी जाए। जो भी शादी कर रहा है उसकी शादी के साइट पे वीडियोग्राफी की जाए। वीडियोग्राफी के कारण उस समय जब शादी हो रही है, शादी वाले को या बारात वाले को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। उसके बाद में वीडियोग्राफी देख के डिसीजन लिया जाए कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। अगर नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके पेनल्टी का प्रोविज़न है, 10,000 से लेके और 25,000 तक का उसके पेनल्टी लगाई जाएगी। शादियां 3000 से ज़्यादा हैं एक दिन में, और स्वास्थ्य विभाग को चिंता है कि कहीं दिवाली के बाद जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, वैसे ही शादियों की सीज़न के बाद ही कोरोना में बढ़ोतरी ना हो। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और फिलहाल इस खबर के साथ अभी के लिए इतना ही।